तो सड़कों पर निकलिए तो अक्सर अपना नाम आपसे कोई पूछेगा, फिर अगली लाइन सिर्फ नाम अगर बता दिया तो पूछा जाएगा कौन जात हो। अगर वहां से भी समझ नहीं आया तो गांव टोली तक लोग पहुंच जाते हैं। इसे सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, लेकिन भारतीय राजनीति में जात और जात आधारित राजनीति हर पार्टी खेलती है, चाहे उसको वो सामने होकर स्वीकारे या नहीं स्वीकारे। तो आज हमने विषय भी यही रखा ताकि कैसे जड़ से इस समस्या को कैसे हटाया जा सके, इस तरफ बढ़ सकते हैं और उसकी सच्चाई, उसका वर्तमान क्या आज बोलता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के। प्रमोद तिवारी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, मंच पर शामिल है हमारे साथ। मनोज पांडे जी, नेता समाजवादी, पवन पांडे जी, सॉरी माफ कीजिएगा, पवन पांडे जी, नेता समाजवादी पार्टी के। अब इसमें हमारा दोष नहीं है, समाजवादी पार्टी से कई मेहमान बदले हैं सुबह से, इसीलिए। लेकिन बहुत स्वागत आपका पवन जी, और बहुत खुशी की बात है कि आप सभी हमारे साथ जुड़े। लक्ष्मीकांत जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। इतने दिग्गज वरिष्ठ नेता हैं आप, लेकिन कहा जा रहा है कि वाजपेयी जी, शर्मा जी, तमाम जितने भी ब्राह्मण हैं, उन सब के होते हुए एक क्राइसिस आपकी पार्टी फेस कर रही है, अगड़ी जाते हुए। इससे पहले के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी थे, उन्होंने कहा 100 में से 60% हमारा है, 40 में बंटवारा है और उस बंटवारे में भी हमारा है। तो अगड़ी जातियों को आपने अपनी 60% में समझ लिया कि वो हमारी जेब में है, लेकिन क्या उनकी नाराजगी और जाति का ये जबरदस्त असर इस चुनाव में आपको सामना करना पड़ सकता है? वो पूछ रहे हैं कि क्या किया हमारे लिए, हम लाए सत्ता में। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई राजनीतिक क्राइसिस जाति के नाम पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, सारे विकास के काम को जाति, धर्म, पंथ और क्षेत्र से ऊपर उठकर सबके लिए किया है। इसलिए ऐसा कोई प्रश्न जनता में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए क्या किया, और विशेष तौर पर अगड़ी जातियों में। भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए काम किया है। कोई बिरादरी या कोई जनता का व्यक्ति ये नहीं कह सकता, और हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे नहीं तो उसका विश्वास कैसे अर्जित करेंगे, और जनता का विश्वास अर्जित नहीं करेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे। हमारा अंतिम परिणाम है चुनाव का जीतना, और उसमें भारतीय जनता पार्टी सफलता हासिल करेगी। जाति का कितना असर प्रमोद जी? आप इतने दिग्गज और पुराने नेता हैं, और आपके पास जो जितिन प्रसाद जी थे, ब्राह्मण सम्मेलन करते थे, वो भी ले गए। वो देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, उत्तर प्रदेश और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जिनमें जाति, धर्म दोनों का असर होता है। जातीय राजनीति के शिकार ये रहे, और इसीलिए आज जब कुपोषण का इंडेक्स आप देखती हैं तो फिर बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे नीचे नजर आते हैं। कारण ये है कि जाति और धर्म के आधार पर जब कोई पार्टी ये समझ लेती है कि मैं चाहे 104 रुपए पेट्रोल हो जाए पर महंगाई नजर नहीं आएगी, कहेंगे महंगाई नहीं है, तो फिर सहारा क्या है? जाति और धर्म। इन्हें मालूम है कि उसे कम करने के लिए धर्म का सहारा है हमारे पास, और इसीलिए उसको बढ़ाते जाते हैं। कुल मिलाकर दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि जो क्षेत्रीय दल थे वो भी जातीय धर्म पे आ गए, और जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी वो भी यहां उतरकर आके जातीय और राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी, अगर उसके पास से आप धर्म निकाल दें, मेरा इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अगर धर्म निकाल दें, उसका दुरुपयोग निकाल दें, तो आज भारतीय जनता पार्टी की यह हैसियत ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बढ़ी महंगाई, बेरोजगारी और देहात के लोग अगर यहां होंगे तो उन्हें एहसास होगा, शहरों को तो नहीं, मेरे ख्याल से पांडे जी को होगा, कि छुट्टा जानवरों की समस्या है, जिनको अन्ना जानवर कह देते हैं राजस्थान में। अगर इनसे आप धर्म निकाल लीजिए
तो भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में ही है कि जनता के बीच जा सके। मैं पश्चिम की बात नहीं कर रहा हूं, वाजपेयी जी मेरे बड़े मित्र हैं। वहां किसानों के बीच में जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे से खाली नहीं। तो यूपी की पूरी जनता इनके झांसे में आ रही है, वाजपेयी जी की सब झांसे में आ जा रहे हैं। यूपी की जनता इतनी वो है। देखिए, मैं 40 साल 41 साल से राजनीति देख रहा हूं, सत्ता में भी रहा हूं, लंबे दौर से विपक्ष में हूं। सत्ता में एक बीमारी होती है, बीमारी। हाँ, हमको भी थी, इनको भी है। आपकी तो सर बड़ी पुरानी हो गई, अब याद भी है कुछ इन दिनों का। केंद्र में आते रहते हैं, केंद्र में आते रहते हैं। प्रदेश में ठीक है था, मैं मंत्री था, उस समय पता नहीं कौन सा चश्मा लग जाता है कि दिखाई नहीं पड़ती कोई चीज। अब अभी मैं छत की तरफ देख रहा था ताज के, हाँ। कि मजबूत बनी कि नहीं बनी। जब एक सवाल आया और एक जवाब आया कि महंगाई नहीं है, तो मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो छत गिर जाए। अब मैं मानता हूं सत्ता में महंगाई का असर नहीं होता। छत गिरे ना गिरे, सरकार गिरे, ये जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। आप जब निश्चित तक ये रूप से मानकर चलेंगे कि झांसे में जनता है, तब तक कहां होगा सर? निश्चित रूप से कोई राजनीतिक दल सत्ता नहीं गिरा सकता, दूसरे दल को नहीं हरा सकता। ये जनता होती जो हराती है, और जनता ने मन बना लिया है। मन बना लिया, जब 1 से 4 रुपए लीटर पेट्रोल बना के आती है, 200 रुपए का तेल लेके आती है, और उसके बाद घर में पता नहीं किसको राशन बांट रहे हैं, हम नहीं जानते। पर आम आदमी, और मैं अगर एक सवाल पूछ लूं कि आप भी अफेक्टेड होंगी, तो आपको बहुत निष्पक्ष रहना है, लेकिन मुस्कुरा के बता दीजिए कि हाँ महंगाई है कि नहीं है। सबको महंगाई का असर हो रहा है, तो लेकिन फिर वाजपेयी जी उधर मुड़ के बैठे हैं क्योंकि निश्चिंत हैं। नहीं, उनकी मजबूरी, मोदी जी, योगी जी अंत में कुछ तो करिश्मा कर लेंगे। कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास कांग्रेस है। ट्विटर, माइक उठा के बोलिए। ट्विटर है, ट्विटर केवल ट्विटर खेलती है इनकी पार्टी। पांडे जी से एक बार बात करने से लौटे। मैं ट्विटर वाली बात बता दूं। अब आजकल ट्विटर से चिढ़ हो गई है। किसको? जिनको सबसे ज्यादा प्यार था। कौन सेल्फी लाया, कौन ट्विटर लाया। अब ट्विटर में आप लोग अनुयायी बन गए मोदी जी के। निगेटिव कमेंट आने लगे, तो अब ट्विटर खराब हो गया। अब मेड इन इजराइल पसंद आ गया। देखिएगा अपना फोन भी, आपने अपना फोन ठीक चेक करा लिया है? ऐसा ना हो कि पेगासस मेरा ट्विटर से आज पद्धति सर, मेरा ट्विटर से अर्थ है पद्धति। घर से बाहर निकलो मत, और जो कहना ट्विटर के माध्यम से जनता पर पहुंचा दो। ठीक है, पांडे जी माइक अब उठाएंगे। ठीक है, कुछ पांडे जी। ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है आपकी पार्टी, क्या सोचा है? समाजवादी पार्टी सभी जाति धर्म की पार्टी है, और पिछले 4.5 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, लगातार ब्राह्मण समाज पे जुल्म और अत्याचार हुए हैं। ब्राह्मण समाज मारा गया है, सताया गया है, फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, फर्जी मुकदमों में जेल भेजे गए हैं, और आज पूरी तरह से ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। विकास दुबे का एनकाउंटर फर्जी था? मैं विकास दुबे की बात नहीं कर रहा, ढेर सारे एनकाउंटर हैं, मैं सूची पूरी लेके आया हूं, अगर आप देखना चाहेंगे। निकालिए पुत्र। ये देखिए, कम से कम 1000 से ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए, जिनके परिवार पे परिवार की कोई मदद सरकार द्वारा नहीं हुई, न्याय नहीं मिला। दूसरा सवाल आपने विकास दुबे का किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2 पन्ने में 1000 नाम आ गए, 4 पन्ने नहीं, 500-600 नाम है, बाकी और हैं। हाँ। मैं पूछना चाहता हूं, खुशी दुबे का क्या अपराध है, बता दें। आज खुशी दुबे किस अपराध में जेल काट रही है, इसका जवाब आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी दे दें। दूसरा सवाल, आप ब्राह्मणों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने विकास दुबे का एनकाउंटर सही था? बिल्कुल, मैं विकास दुबे की बात नहीं कर रहा ना, मैं पूछ रही हूं आपसे, आप क्यों अगर वो अपराधी था, हाँ। उसका एनकाउंटर हुआ, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। अपराधी कोई भी जात का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। जो साथी था अमर पांडे, उसकी पत्नी खुशी दुबे के लिए बोल रहे हैं, जवाब तैयार रखिए। खुशी दुबे का अपराध क्या है? ठीक है, मैं यहाँ पर अगर बैठा हूँ, अगर मुझसे यहाँ पर कोई अपराध हो जाए, तो क्या मेरी पत्नी को सजा दी जाएगी? प्रमोद तिवारी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी यहाँ बैठे, अगर इनसे कोई अपराध हो जाए, तो क्या मेरठ में जो इनकी पत्नी, उनको जेल भेज दिया जाएगा? इस बात को बता दीजिए। आपकी बेटियां, हाँ ठीक, भाभी जी आई हुई हैं। दूसरा मेरा एक सवाल और है, मैं जो करना चाहता था, आपने अपराध की बात की और विकास की बात की। रीता बहुगुणा जोशी जी बड़ी नेता हैं, मंत्री थी, आज सांसद हैं। आज आप बताइए, आज अपराध की बात कर रहे हैं, उनका जिसने घर जलाया उसको आप
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला रहे हैं। क्या आप कितना ब्राह्मण का अपमान करेंगे? लगातार ब्राह्मणों का अपमान तो हो रहा है। एक और बात कह दूं फिर खत्म करूंगा। ब्राह्मण अपमान का तो सबसे जीवंत उदाहरण स्वयं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं भाजपा में। इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, इससे बड़ा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। 2014 में आपने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश से ढेर सारे सांसद जिताए, और उसी दिन से आप फांसी पर हैं, उसी दिन से आप फांसी पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण उत्पीड़न का और ब्राह्मणों की बेइज्जती का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। आप मेरे आदरणीय हैं। सोचा था आपने मंच पर आने से पहले कि आप ही प्रतीक बन जाएंगे। अंजना जी सिर्फ एक मिनट, आप कमजोर नब्ज को चोट किया पांडे जी ने। अंजना जी एक मिनट, ठीक है, पूरा आप मेरे आदरणीय हैं, प्रमोद जी हमारे आदरणीय, क्योंकि 2012 में मैं पहली बार अयोध्या से समाजवादी पार्टी के टिकट आदरणीय अखिलेश जी के आशीर्वाद से विधायक बना, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। जब मैं पहली बार सदन की लाइब्रेरी में पहुंचा तो मैं इस बात को इस मंच पे कह रहा हूं कि आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी वहां पर बैठे थे लाइब्रेरी में। इन्होंने मुझको बताया कि क्या पढ़ना है, क्या लिखना है। आपने मुझे ज्ञान दिया और आपने एक बात कही थी कि सच कितना भी कड़वा हो लेकिन सच पे कायम रहना जीत होगी। इससे बड़ा सच कोई दूसरा नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी के आप जीवंत उदाहरण हैं ब्राह्मण समाज की बेइज्जती के। मैं आज तक के चैनल पे इस बात को बहुत मजबूती से अपने गुरु के हक की बात उठा रहे हैं। 3 सवाल। नवविवाहिता खुशी दुबे का क्या कसूर, क्यों वो जेल? क्योंकि पति कसूरवार है। दूसरा उन्होंने उठाया है पूरे ब्राह्मण समाज को लेकर, एनकाउंटर्स को लेकर। और तीसरा आप ही का मुद्दा, कह रहे हैं आप हाशिए पर हैं। अब ओबीसी में इतना इंटरेस्ट है बीजेपी का कि आप ही को हाशिए पर डाल दिया है। 3 सवाल पूछे हैं, मैं एक एक करके तीनों का जवाब दूंगा। सबसे पहला जवाब है खुशी दुबे से संबंधित, और साथ में जोड़ूंगा इन दलों के द्वारा ब्राह्मण का विषय उठाने का, ये किस जाति को पसंद करते हैं उसके तारीख वाइज में उदाहरण भी दूंगा। खुशी दुबे का कोई दोष नहीं है और उसको पर विचार करना चाहिए सरकार को, मैं भी सहमत हूं। 1.5 साल से जेल में है वो। सुन लीजिए एक मिनट, अभी सुन लीजिए। अरे क्यों आगे भाग रहे हो यार। लेकिन इन सभी विपक्षी दलों से मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि यदि खुशी दुबे के साथ अत्याचार हुआ है तो न्यायालय खुले पड़े। इनमें से किसी का साहस क्यों नहीं हुआ कि न्यायालय में जाकर कहे कि सरकार उनके खिलाफ अत्याचार कर रही है। ये उसको राजनीतिक बनाना चाहते हैं, खुशी दुबे को न्याय नहीं दिलाना चाहते। नंबर 2, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा। माननीय मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। कहां गए थे ब्राह्मण तब? सपा के माननीय मुलायम सिंह जी ने यह कहा था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाता तो एक धर्म का विश्वास मुझसे उठ जाता, यानी मुसलमान। सुनिए एक मिनट सुन लीजिए अभी। बसपा की मायावती जी ने 2019 लोकसभा चुनाव में सहारनपुर में कहा था, और माननीय अखिलेश यादव जी भी मंच पर मौजूद थे, कि मुसलमानों एक हो जाओ। तो सपा, बसपा और कांग्रेस मुस्लिम सम्मेलन करती है, शेख सैयद मुगल पठान का सम्मेलन नहीं करती। और हिंदुओं में बात करती है ब्राह्मण की, बनिए की, ठाकुर की, पंजाबी की, हरिजन की और गिरिजन की। अर्थात हिंदू को बांटो, मुसलमान को एक करो और राज करो। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर करती है। अन्य दल जातिवादी वोट बैंक और भाजपा सर्व समाज को वोट बैंक करती है। एक बात और कहना चाहता हूं, कृष्णानंद राय का हत्यारा मुख्तार अंसारी किस राज्य की जेल में आराम फरमा रहा था? अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो उत्तर प्रदेश नहीं आ रहा था। वो राज्य किस शासित राज्य था? वो कांग्रेस शासित राज्य था। आज ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। और जब कश्मीरी पंडित निर्वासित हुए थे कश्मीर से, तब देश में किसका राज था? क्या विपक्षी दल ये उम्मीद करते हैं कि भाजपा के मुकाबले सपा, बसपा, कांग्रेस का साथ देगा ब्राह्मण? भ्रम में आ जाएगा? नहीं आएगा। तीसरा प्रश्न मेरे आप तो फॉर ग्रांटेड लिए बैठे हैं सर। नहीं सुन लीजिए भी। तीसरा प्रश्न मेरे से संबंधित पूछा है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, मैं 64 का कार्य करता हूं, जब हाई स्कूल में पढ़ता था, दीपक के निशान का। और तब से लेकर पार्टी ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी इतना मान सम्मान दिया कि मैं घर पर बैठा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई दायित्व मिलेगा। सुबह 8:30 बजे टेलीफोन आता तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी का कि कहां हो? मैंने कहा मेरठ में हूं। उन्होंने कहा दिल्ली कितनी देर में आ जाओगे? मैंने कहा 12:30 तक। उन्होंने कहा आ जाओ। 12:10 पे टेलीफोन आया, कहां पहुंचे? मैंने कहा रिंग रोड पर। उन्होंने कहा इस पते पे नहीं, इस पते पर आ जाओ, आदरणीय रामलाल जी की कोठी पे बुला लिया।
15 मिनट में बातचीत करते करते उन्होंने प्रश्न पूछा मुझसे, क्या उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बनोगे? वही तो ये कह रहे हैं सुन तो सर। लिए। तो उन्होंने मुझसे जब ये पूछा तो मैंने कहा सिपाही हूं, सेनापति का आदेशों का पालन करूंगा, अध्यक्ष बन गया। तो जो पार्टी एक घर बैठे कार्यकर्ता को घर से बुलाकर अध्यक्ष बना सकती है और 4 साल अध्यक्ष रख सकती है, तो पता नहीं कब आवश्यकता के अनुसार भाजपा बुलाएगी। लेकिन इतनी बात आज आप में क्या कमी है? अरे सुनिए नहीं, आपकी चिंता छोड़ नहीं एक गई मिनट है। सुनिए, मुझे अपनी आपकी चिंता नहीं है। छोड़ नहीं आज की तारीख में भी कल नड्डा जी की बैठक उसमें मैं बुलाया गया हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन कब किससे क्या काम लेना ये पार्टी तय करती है। खुशी दुबे पार्टी के हमारी लिए- मां है, इसलिए मां का निर्णय सर्वाधिक स्वीकार होता है। और अन्य दल का तो मैंने बता दिया कितना इनका ब्राह्मण प्रेम है, इनको केवल अल्पसंख्यक वोटों के अलावा खुशी कुछ नहीं दुबे के चाहिए। नाम पर ये बैठ मैंने रहे हैं खुशी ना। दुबे के नाम पे तो कह दिया। आप कह रहे हैं हाँ। तो फिर मोर्चा कर लेकिन डालिए ये आप भी। खुशी दुबे के नाम को राजनीतिक भुनाना चाहते हैं। अगर इनमें उसे न्याय दिलाने की इच्छा होती तो चले न्यायालय में जाकर, अब तक उसे न्याय दिलवा दिया होता इन्होंने। ये नहीं गए हैं, रीटा इसका बहुगुणा मतलब जोशी ये पर भी जवाब राजनीतिक दीजिए। लाभ उठाना रीटा चाहते हैं, बहुगुणा जोशी का न्याय नहीं जवाब दिलाना नहीं चाहते, मिला। न्याय नहीं दिलाना चाहते। रीटा बहुगुणा जोशी पर जवाब नहीं मिला, उनके घर को नहीं, जलाने वाले रीटा को बहुगुणा सदस्य कर- जोशी के घर को जलाने वाले पार्टी में शामिल किए जाना उचित नहीं है। दोनों ही विषयों पे आप साफ कह रहे हैं। चलिए प्रमोद जी, मैं एक सवाल मैं जोड़ दूं सर इसमें। हाँ। लगभग 10 से 12% ब्राह्मण हैं हाँ यूपी में, हाँ। और जो इनका रिप्रेजेंटेशन है इनके मिनिस्ट्री में वो 17% है। एक उप मुख्यमंत्री है, 3 श्रीकांत शर्मा है, ब्रजेश पाठक है, सब पावरफुल पोर्टफोलियोज है। इसके अलावा भी मंत्री हैं। 17% अपर कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन तो दिया है, तो कौन बात से नाराज होंगे? मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं हूं और मुझे होना भी नहीं चाहिए। जो कर रहे हैं उसका फायदा हमें ही मिलेगा ना, तो और करें। मैं उस पर नहीं जाता। मैं सिर्फ एक सवाल वाजपेयी जी से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से, परमिट करें तो, सदन की तरह, अध्यक्ष के माध्यम से। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी ये इल्जाम तो सह सकती है कि हम किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, सबको लेके चलते हैं, और इसी में आज जो है हम नुकसान में हैं। क्योंकि धर्म के आधार पर अगर हमने कोई पकड़ा होता तो शायद एक वोट बैंक होता। हम तो सबको लेके चल रहे हैं, सबको लेके चलने का नुकसान भी उठा रहे हैं, लेकिन लेकर चलते रहेंगे। हिंदुस्तान सब जाति और धर्म का है, इस सिद्धांत पर चलेंगे। पर एक सवाल वाजपेयी जी से, आपकी इजाजत से। देखिए, हम तो कह सकते हैं, मैंने कहा ना, मुझे ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय ये सब नहीं करना। पर एक सवाल पूछना चाहता हूं, वो कौन सा क्लाज है जिसमें ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? 17%, 18% तो हम मंत्री बना देंगे। वो भाजपा का चूंकि अध्यक्ष रहे तो इनके पास होगी वो क्लाज की जानकारी। आप बताइए ना, हम तो गिना सकते हैं कि 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण दिए कांग्रेस ने। गोविंद बल्लभ पंत से शुरू होता है, कमलापत त्रिपाठी, श्रीपद मिश्रा, लंबी कहानी है। नहीं, कहानी सबको याद है, तभी तो फिर ऐसा हुआ कि आप वहीं के रह गए। ठीक बात है, बिल्कुल बाकी ठीक। पार्टियां इतनी अतीत के हो गए, बिल्कुल ठीक अतीत के हो जो गए दलितों की आवाज बिल्कुल बनी। ठीक कहा हमने, वजह बताई। हम ठीक है। एक धर्म एक जात को मतलब लेकर अब नहीं आपको चले। ब्राह्मण मुख्यमंत्री चाहिए बीजेपी? नहीं नहीं नहीं। नहीं, हो ही नहीं ब्राह्मण सकता। अध्यक्ष नहीं चाहिए ना। नहीं नहीं, मैं फिर कह दूं आपको, हो ही नहीं सकता। तो मैं वही चाहता हूं जो हो सकता है। इनके यहां तो क्लास है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। है मोदी क्या? जी के रहते बिल्कुल प्रधानमंत्री ही नहीं नहीं बनेगा। पर तो ये अरे आरोप देखिए, लगता है नहीं, अगड़ी जातियों को ही देखिए, मुख्यमंत्री बना। मेरी बात ठीक है, अधूरी पूरी रह जाएगी। पूरी होने। मैंने इसी सदन में कल्याण सिंह जी को मुख्यमंत्री बनते देखा, ब्रह्मदत्त जी की हत्या होते देखी, भगवान लंबी उम्र दे कल्याण सिंह जी को। फिर वो गए तो राम प्रकाश गुप्ता जी निकाले गए कहीं से। फिर वो गए तो राजनाथ जी आए। योग्य है, इसमें कोई मुझे शक नहीं। अब बाबा आ गए हैं, योगी जी, आदरणीय योगी जी। अभी भी सुन रहा था जवाब कि हमारा चेहरा अगला योगी जी है। तो ये ब्राह्मण क्या 12-14% बता रही थी, ये इसका रिजर्वेशन इनके यहां नहीं है, या प्रतिबंध लगा हुआ है कि सब होगा, ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं होगा। आज मैं कहता हूं हम दोनों भी मन छोड़ के चले जाएंगे अगर ये मुख्यमंत्री बना दिए। इनके लिए वाकोवर। अगर वाजपेयी जी की सेवाओं को देखते हुए ये घोषित कर दिया जाए कि अगले मुख्यमंत्री वाजपेयी जी होंगे।
नहीं हो सकते। सर सब आपकी कमजोर नब्ज पे चोट कर रहे हैं। कोई नब्ज नहीं नहीं हो कमजोर सकते, है। नहीं हो सकते, बिल्कुल कमजोर नब्ज। मैं एक बता रहा Not at all. हूं, एक अंजना जी बता दूं, हाँ। एक प्री नरेंद्र मोदी एरा था अटल जी का, वहां सबकी पूछ थी, ब्राह्मणों की भी थी, और एक पोस्ट अटल बिहारी वाजपेयी एरा आया है, इसमें सब हैं, बस वही नहीं, पंडित जी नहीं। तो दिनेश शर्मा जी कौन जात हैं? अब दिनेश अब शर्मा आपने जी का बहस को यहाँ पहुंचा दिया तो वही देखिए, दिनेश वो ब्राह्मण शर्मा, है। दिनेश शर्मा जी का शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री है, सब कुछ है, बस इतना ही कहूंगा। सवाल सीधा सा है मुख्यमंत्री वाला। 6 हमने दिए, 4 इन्होंने दिए, आज हिम्मत करके कहते हैं कि अगला हो सकता है। वाजपेयी जी नहीं, कुछ बोला जाए? आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने, अरे कोई खतरा नहीं है भाई साहब, माइक कोई से, खतरा माइक। नहीं। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने जो विषय उठाया है, मैं केवल एक लाइन में इसका उत्तर देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बनेगा कमल का फूल, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी कोई जाति नहीं देखी जाती। इसीलिए जाति नहीं यही तो देखते, है। यही तो कह रहा हूं, जाति नहीं स्पिन तो देते हैं देखते, एकदम वाजपेयी जी। जाति नहीं देखते, पर खुशी दुबे जो 2 दिन पहले जिसकी शादी हुई हो, आप बता दें अरेंज मैरिज थी, कोई वो वाली नहीं थी। कौन वाली? अरे सब जानते हैं, छोड़िए, लव जिहाद कैटेगरी। अब छोड़ दीजिए, वो मालूम है पांडे, इनको, हाँ। इनको मालूम है, हम ये चर्चा करते रहते हैं, मन से उतर के फिर करेंगे, वो वाली नहीं है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं आपसे, एक बड़ी सिंपल से बात कर रहा हूं। खुशी दुबे माइनर, वकील हूं मैं, माइनर के साथ वो दफा न लगा के, प्रोसिक्यूशन का काम तो इनका नहीं है, हमारा नहीं है, प्रोसिक्यूशन का काम तो इनका है। एक 18 साल से कम लड़की को 18 साल से ऊपर बनाने का जो पहला अपराध आपने किया है, उसका जवाब कौन देगा? 18 साल से कम लड़की की शादी कैसे हो गई? कोर्ट ने, सुन तो लीजिए ना, वो एक अपराध हो सकता है, लेकिन नाबालिग से शादी कैसे हो गई? ये इसीलिए तो आप कह रहा हूं मैं आपसे, वो एक अपराध हो सकता है। और नाबालिग से शादियां, और नाबालिग के साथ क्या क्या हो रहा है, नाबालिग से क्या क्या हो रहा है, ये गृह मंत्री अमित शाह से पूछिए। 9 साल की बेटी के साथ, अंजना जी आप दिल्ली से आई हैं, क्या हुआ है दिल्ली में, वो तो आप अमित शाह जी से पूछिए। पर मैं एक बात का जवाब दूंगा, मैं दुखी हूं, पीड़ित हूं इस बात से, जब खुशी दुबे का चेहरा देखता हूं कि 1.5-2 दिन पहले जो शादी करके उस घर में आई है, उसे कॉन्स्पिरेसी का मुलजिम बनाना, उसे उसके पाप में भागीदार बनाना, मैं समझता हूं इस सरकार का सबसे बड़ा पाप है, और उस पाप की सजा मिलनी चाहिए। पांडे जी, लोकसभा चुनाव से विधानसभा आते आते 80 से 82% ब्राह्मणों ने बीजेपी के लिए वोट किया। ऐसे में अगर वो नहीं तो कौन? क्या एक ओबीसी चेहरा, एक यादव चेहरा, अखिलेश यादव, और वो भी एक डायनास्ट यानी वंशवाद के प्रतीक के तौर पर जिन्हें देखा जाता है, उसको लोग ब्राह्मण चुनेंगे? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि श्री अखिलेश यादव, आप इन्हें वंशवाद की उत्पत्ति मत कहिए। अखिलेश यादव जी ने संघर्ष किया है, सांसद रहे हैं, 3 बार सांसद रहे हैं, संघर्ष किया इसी उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। जब मायावती जी की सरकार थी, लगातार जेल जाने से लेकर, आंदोलन करने से लेकर, और सड़कों पर संघर्ष करने से लेकर हर तरह के काम आदरणीय अखिलेश जी ने किए हैं। और आज आदरणीय अखिलेश जी हर जाति धर्म के सर्वमान्य नेता हैं, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, कोई जाति धर्म हो, सारे जाति धर्म मजहब के लोग आदरणीय अखिलेश जी को पसंद करते हैं। और जिस तरह से इन 4.5 सालों में फर्जी एनकाउंटर, हत्या, जुल्म, अत्याचार पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ा, मैं ये स्पष्ट रूप से आज आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं केवल ब्राह्मण मारा गया, योगी जी की सरकार बनने के बाद दलित भी मारा गया, पिछड़ा भी मारा गया, अल्पसंख्यक भी मारा गया, ब्राह्मण भी मारा गया, सारे जाति धर्म के लोग मारे गए। और जिन लोगों का उत्पीड़न हुआ, फर्जी मुकदमे हुए, आज आप एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, आप उत्तर प्रदेश की किसी जेल की रिपोर्ट मंगा लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा पिछड़े दलित और मुसलमानों पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किया गया। ब्राह्मण बेटियां सताई जा रही, कितने जुल्म अत्याचार हुए, ब्राह्मण मारे गए। अभी आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी खुशी दुबे के साथ जो हुआ उसे स्वीकार कर रहे हैं। अगर स्वीकार करना, चुप क्यों थे, अभी तक मौन क्यों थे? इनका ब्राह्मणत्व क्यों नहीं जगा? रीता बहुगुणा जोशी जी के मकान को जलाने वाले को आपने ले लिया, आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? इतने, कबीर तिवारी, एक हत्याकांड हुआ था, आपके सामने रख दूं, बाराबंकी में, वो छात्र संघ का अध्यक्ष था और भारतीय जनता पार्टी का नेता था कबीर तिवारी, उसकी हत्या होती है। उसके हत्या देने वालों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संरक्षण दिया।
कोई कार्रवाई नहीं हुई। कबीर तिवारी की मेरे बहन, सवाल का जवाब नहीं मिला, आप उससे भाग गए। एक बात बता दूं, सवाल पर तो आइए। मैं आ रहा हूं उसी पे। जवाब है अखिलेश यादव नहीं। क्यों? ब्राह्मण अगर उनसे नाराज भी हैं तो वो खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि वो अंत में इसीलिए हमें मैं वोट उसी का करेंगे। जवाब दे रहा हूं, उसी का जवाब आप है। ब्राह्मण सम्मेलन कबीर क्यों कर रहे हैं तिवारी- साहब? कबीर तिवारी की बहन आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने पार्टी कार्यालय आई थी, क्योंकि उसको इस बात का विश्वास था अगर हमें कोई न्याय मेरे परिवार को दिला पाएगा तो केवल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। आप ये जान लीजिए। और 5 सालों में जहां भी जुल्म अत्याचार हुआ, केवल ब्राह्मणों के दरवाजे पर समाजवादी पार्टी गई है। जहां लोग मारे गए, उनकी आर्थिक मदद से लेकर सहायता करने से लेकर उनके दुख में खड़े होने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया है। और आज पूरे प्रदेश का, जब भगवान परशुराम के वंशजों ने यह मन बना लिया कि हम श्री अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे, हम इस बार 2022 में तो श्री आपने भी अखिलेश तय यादव कर को, लिया कि हम उनकी मूर्ति लगा देंगे तमाम जिलों अरे, में, परशुराम की मूर्तियां लगेंगी बिल्कुल। अब अगर पूरे। अच्छा ये बताइए, अगर हम भगवान परशुराम की मूर्ति बना रहे हैं, लगा रहे हैं, तो किसी को पेट में दर्द किस बात का? चुनाव के पहले लगाते हैं तब बिल्कुल दर्द लगाते होता हैं। है। चुनाव कहाँ? हम 1 साल से इस बात को कह रहे हैं। हम 1 साल से, 1.5 साल से इस बात को कह रहे हैं। हमने तो भगवान परशुराम की जयंती का अवकाश घोषित किया था, और जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो हमारे भगवान परशुराम को महापुरुष बना दिया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बताते हैं कि भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम भगवान है कि महापुरुष है, यही बता दे। आपके मुख्यमंत्री ने उनको क्या महापुरुष बना विपक्ष दिया। आपको इस बता मुद्दे दीजिए। पर निशब्द कर रहा है? लक्ष्मीकांत बिल्कुल नहीं कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान परशुराम, जो भगवान विष्णु के 6वें अवतार हैं, उनको महापुरुष बता करके उनकी जयंती के अवकाश को निरस्त किया। लीजिए, अब ये आप ठाकुर बताइए, ब्राह्मण महापुरुष विवाद पर आ हैं गए। या भगवान है? आप हमें जवाब दे दीजिए इस मैं चैनल के केवल माध्यम से। इतना कहना इनका चाहता आरोप हूं, समझिए सर, ये कह रहे हैं एक ठाकुर मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम, बिल्कुल गलत। ब्राह्मणों का अपमान कर दिया छुट्टी रद्द करके। भगवा वेशधारी और सन्यासी कभी एक जाति का नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक इनका भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का है, लोहिया की मूर्ति भूल गए, भगवान परशुराम के लगाने भगवान लगे। परशुराम राजनीतिक भगवान आधार है पर। कि सुनिए एक महापुरुष? मिनट। अपनी बारी में, अपनी बारी में। एक मिनट सुनिए। अब भगवान परशुराम जी की मूर्ति नहीं याद आ गई। उस बयान को कहां ले जाएंगे कि अगर मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाता तो एक वर्ग मुझको वोट नहीं देता, मुझसे नाराज हो जाता। उस बयान को कहां ले जाएंगे जो 2019 में लोकसभा की चुनाव में सहारनपुर की सभा के मंच पर कहा गया था, मुसलमानों एक हो जाओ। तब परशुराम जी कहां चले गए थे? आज राजनीतिक आधार पर। अब मैं एक बात का और जवाब दे दूं। हजारों लोग मार दिए इस सरकार ने। कुल 139 तो अपराधी मरे हैं, 3196 घायल हैं, 4200 पर गैंगस्टर है और 579 पर रासुका है। 139 मरे, आप 1000 कैसे ले आए लिस्ट में? लाइए ना सूची। अब मेरा ये निवेदन आपकी सूची है, गलत मैं है। आज 1000 से तक के ज्यादा मंच से, ब्राह्मण मारे गए हैं। एक सेकंड पवन जी, 1000 से ज्यादा ब्राह्मण मैं मारे गए हैं। आज तक के मंच से, एक लिस्ट प्रमोद जी भी लेके आए। आज तक के मंच से ये आग्रह करता हूं, चुनौती शब्द नहीं करूंगा इस्तेमाल, मैं आग्रह करता हूं कि अगर हजारों ब्राह्मण मार दिए गए या हजारों निरपराध लोग मार दिए गए तो उसकी एक सूची थाना वाइज प्रकाशित कर दें और उसकी जांच हो जाएगी। रिकॉर्ड पर 139 मरे हैं। मैं बिल्कुल 100% रोज का रोज नोट करता हूं और उसमें से बना के लाया हूं। ये देखिए, अलग अलग चैप्टर। सरकारी वेबसाइट तो नहीं है? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। 139 अपराधी मारे गए, हजारों कहां से मर गए और 3196 घायल हैं। अब या तो इन्होंने उसको भी एनकाउंटर में गिनती कर ली हो तो हजारों हो जाएंगे। प्रमोद जी देखिए, एक सवाल एक जोड़ दो इसमें। देखिए सर, ब्राह्मण सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, 10 से 12% हो। उनकी बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं। जब वो कई लोगों को संबोधित करते हैं तो उनकी बात लोग मानते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। मैं यही कह रहा हूं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। ऐसे में कांग्रेस कहां पर है इसमें? देखिए, मैं पहले उस सवाल का जवाब देके फिर आप वाले सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, बहुत सी बातें माननी पड़ती है अगर कोई बड़ा आदमी कहे। अब वाजपेयी जी जो कह रहे हैं उसको कैसे न मानूं? अब भारत सरकार को कोई मंत्री रहा हो, उसने कुछ कहा हो तो उसको कैसे न मानूं? मेरा इशारा जितिन प्रसाद जी की तरफ। जितिन प्रसाद जी जो आपके ऊपर सबसे बड़े ग्रह आए हैं। कोई ग्रह नहीं है मेरे ऊपर। उनके सारे पुराने बयान लेके आए हैं मेरे वो। ऊपर नहीं पुराने, जब मोदी जी और योगी जी मैं को agree घेरा कर रहा था। हूं। ये पुराने कैसे बयान, धोइएगा ये तो सर? उनसे पूछिए कि उनके पुराने बयान अब कहां चले गए। यही तो कहने जा रहा था मैं, यही तो कहने आप दर्द समझ में आया आपको? मुझे कुछ नहीं समझ में अब आया। इनका दर्द समझ में आया? मैं भाजपा में जहां हूं वहां ठीक हूं। अब दर्द समझ में आ गया होगा। वही जो मैं कहने, ये मेरे पास पत्र है जितिन प्रसाद जी का।
जब हमारे साथ थे उन्होंने बताया था कि ब्राह्मणों की जितनी हत्या 500 के आसपास का फिगर ये रख लो, काम आएगा। क्यों रख लो? तो नहीं तो आप अब उनसे पूछिए ना। अगर एक सेकंड, आप जितेंद्र प्रसाद से पूछिए कि उस वक्त 500 पूछे कि अब आप बताते पूछे थे, अब कहाँ कर रहे हो? अब सुनिए। क्यों नहीं उठाते सवाल? हाँ, अब देखिए आपके पास आ गए। आपकी बात को तो वही कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये 500 हत्या जो बता रहे हैं जितेंद्र प्रसाद जी की, जब जितेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस में थे तो जितेंद्र प्रसाद जी नहीं, जितिन, हाँ सॉरी, जितेंद्र ऊपर गए। तो तब एक मिनट सुनो, तब कांग्रेस में रहकर जो अनर्गल प्रलाप हुआ करता था वो उन्होंने किया होगा। मैं कस समझ सकता हूँ। अब बदल गए क्या? हृदय परिवर्तन। अब मुझे बोलने एक सेकंड, वाजपेयी जी 3 चुनाव लगातार हारे और फिर भी आपकी पार्टी उनको ले आई और आप जैसे लोगों की अनदेखी। मैंने ऐसा कहा था ना, हाँ। पार्टी हमारी माँ है और उसका जो निर्णय वो स्वीकार है। ठीक है, मजबूरी के नाम मैं- बीजेपी। नॉट एट ऑल, कोई मजबूरी नहीं मेरी। मैं देख ही नहीं पा मैं रहा। 64 का संघ का स्वयंसेवक सर और 64 से दीपक के निशान पर यही तो चुनाव लड़ने पीड़ा वाला है, कार्यकर्ता। 64 नहीं, वाला- 64 नहीं, बिल्कुल वाला। कोई पीड़ा नहीं है। अरे जिस पार्टी ने मुझे प्रदेश का, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का अध्यक्ष बनाया, पीड़ा का जड़ी बूटी तो मैं ये कह रहा हूँ, तो आप जड़ी वैध बूटी हो। मुझसे ले लेना यहाँ से उतर के। वैध हो। प्रमोद जी। मैं एक ब्राह्मण चेतना परिषद बनाई थी, जितेंद्र प्रसाद जी हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, अब भतीजे जितेंद्र भी हैं। प्रसाद हो गए। कह तो रहा हूँ पंडित भाई जितेंद्र भाई प्रसाद भी जी। कह दिया, दोस्त भी कह दिया। भतीजा भी कह रहा हूँ, जितेंद्र प्रसाद जी मेरे दोस्त थे। उन्होंने एक पत्र लिखा था, सैकड़ों लोग, 500 की सूची है, उनको छोड़ दो। एक पुराने कार्यकर्ता थे आपके, देवेंद्र जी, तुम्हारे साथ रहे हो शायद एमएलए, अब आजकल एमएलए हैं। उन्होंने सवाल पूछा विधानसभा के अंदर, मोना जी ने मुझे दिया है वो निकाल कर। वो बेचारे खुद ही चिंतित हैं, अरे इतने ब्राह्मण मार दिए गए, उनका नाम तो बता दो। तो ये आवाज हम तो जो उठा रहे हैं, इनके पार्टी के अंदर से उठ रही है। और जितेंद्र प्रसाद जी पार्टी छोड़ते वक्त जो कह रहे हैं वो आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? वो नहीं सुनी होगी। नहीं सुनी, खूब सुनी। संगठनात्मक रूप से वो पार्टी को झकझोर रहे हैं। अच्छा, वो कह फिर रहे हैं आप- शीर्ष नेतृत्व में फैसले लेने की क्षमता नहीं है। हाँ। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जमीन पर काम नहीं होता यही है। तो मैं कह रहा सिर्फ हल्ला हूँ, करने से शीर्ष नहीं नेतृत्व में मैं वो आरोप लगा रहे हैं ना। हाँ। अच्छा, अब आप बताइए, जितेंद्र प्रसाद जी जाएं भाजपा में तो कहें कि बहुत अच्छे हैं राहुल गांधी। वो बयान दिखा दूं उनका, जब राहुल गांधी जी ने पहली बार उनको मंत्री बनाया था तो कितनी प्रशंसा की थी, दूसरी बार बनाया बड़ी प्रशंसा की थी, सोनिया जी की बड़ी प्रशंसा की थी। वो बयान तो देखिए ना। अब देखिए गर्मी में आप किसी को स्वेटर पहना देंगे तो दिक्कत होगी ना। भाजपा में अभी तो बेचारे घुस नहीं पाए और तारीफ कर दे राहुल गांधी की। तो ये उनकी अपनी मजबूरियां हैं। वहां गए, मैं तो कहूंगा और जितना कर सको गाली दो हमको, हमारे गाली देने से भी अगर तुम्हारा कल्याण हो जाए तो बड़ा अच्छा है। लेकिन गए तो इसीलिए हो ना, ठीक है, भगवान करे। देवेंद्र द्विवेदी जी की बात मैंने कर दी, और एक शर्मा जिनके बड़े अच्छे नेता है, उन्होंने 500 की सूची दी, जरा बढ़ा देना 500 वाली। 500 वाली। तो आपका तो बीजेपी ने काट इसीलिए दिया। तो मैंने पूछा था, अच्छा, सरकारी डेटा तो नहीं लेके आगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 500 की सूची तो ये मैंने दे दी आपको। फिर जो- हम सब एक बात जो कहना डायरी में नोट करता हूँ वो हैं ये। वो वाली डायरी अक्सर इनकी गायब हो जाती। मेरे साथ कई बार विधायक रहे गायब होती। हैं, काम के समय गायब हो जाती। गायब होती। विधानसभा का एक एक दिन का रिकॉर्ड मेरे पास है। और जब चाहो तब भेज दो तारीख बताकर। पर सर ये समझाइए तो, जितेंद्र प्रसाद आपको यूपी चुनाव जिताएंगे। अजय जी क्या बात करें, वही लिख लिख के, वही पढ़ पढ़ के तो ये हालत हो गई इनकी। क्यों? मुझे क्यों पढ़ा रहे हैं वो? नहीं, एक इतना सेकंड, वफादार, इतना योग्य, इतना एक विद्वान, सेकंड। प्रमोद इनके जी, पैरों की धूल प्रमोद नहीं जी, जो लोग आप आ मुझे रहे हैं। तो कह रहे और हैं। इनको बोलो भाई पवन, एक सेकंड, अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैंने तो सबसे पहले इस बात अरे, को उठाया। अन्याय हो रहा है भारतीय भाई। जनता पार्टी आप में तो ब्राह्मण यार। उत्पीड़न का आप जीवंत उदाहरण दोनों हैं। मिलके आप नहीं, हाथ कुछ उठवा नहीं। के देख लीजिए। दोनों अन्याय हो मिलके रहा है। वाजपेयी जी की सब नींद कहेंगे, उड़ा रहे हैं। एक सेकंड, मुझे सब सुनो। हाथ उठा रहे। अरे दोनों एक मिनट मिलके सुन लो। वाजपेयी जी की नींद उड़ाएंगे आज। हाँ, नहीं कतई नींद नहीं उड़ी। मैं बड़ी चैन की नींद सोता हूँ, 10 हम बजे लोग सोता आपका हूँ, बड़ा 5:30 आदर उठता करते हैं, हूँ। बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन जो एक मिनट, व्यवहार हो रहा है पवन इससे जी- बहुत दुखी हैं। पवन जी सुन तो लो। एक मिनट गुरुजी, एक मिनट। मेरी स्थिति गुरुजी, की सिर्फ एक चिंता मिनट। कर रहे हैं, कांग्रेस में अपनी स्थिति की चिंता नहीं कर रहे गुरुजी- प्रमोद भाई। वर्किंग कमेटी का मैं सिर्फ- मैं भी इससे मेंबर हूँ बड़ी ऑल इंडिया सर्वोच्च वर्किंग संस्था कमेटी का। सर, मैं सिर्फ ऑल एक इंडिया वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ, उत्तर प्रदेश का भी मेंबर हूँ। सर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक मिनट सर। 2014 में आपने बहुत मेहनत की थी,
परिणाम सबके सामने रहा 2014 का। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आप में ऐसी क्या कमी आ गई कि आप हाशिए पर हैं और जितिन प्रसाद की वाहवाही हो रही है। जितिन प्रसाद ऐसा क्या कर देंगे? 3 चुनाव हारने के बाद जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा उनकी वाहवाही हो रही है और आप हाशिए पर हैं, ऐसा क्यों? पवन जी, क्या कमी? पवन हो रहा है, बहुत गलत हो रहा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। पवन जी एक बात बताऊं मैं आपको, है। मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रहा है, इतना जाति ठीक नहीं। अरे कांग्रेस में ले आए क्या इनको? बिल्कुल हाशिए पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी नहीं है, लक्ष्मीकांत नहीं है, लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपके दल के नेता कहते हैं इस बात को। भारतीय जनता पार्टी एक मिनट आपसे कहने गए होंगे पवन जी। एक मिनट एक बात कह दूं, आपके दल के नेता आपका इतना अपमान करते हैं, कभी बता देंगे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी गवर्नर हो गए, कभी बता देंगे राज्यसभा मेंबर हो गए। ये आपको चिढ़ाते हैं, आपको अपमानित करते हैं। मैं तो आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का अपमान करती है और आप एक अच्छे ब्राह्मण हैं, आपको अपमानित किया जाता है भारतीय जनता पार्टी। अरे यार चुप रहो, देखो दर्द समझो उनका, पहले उसी दर्द पे उंगली रख देते हो। उधर देखो, आप बताइए, आपको राज्यपाल बनाया जाता है, राज्यसभा बनाया जाता है, उसके बाद कहीं कुछ नहीं रहता। ये आपका अपमानित तो है और आपके साथ साथ पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान। पांडे जी, सुनिए एक पांडे जी। मिनट, वाजपेयी का दर्द उनसे जाके पूछो। उनके पति ने उनको इतने दिन तक 1 मिनट के लिए कभी विधानसभा से बाहर नहीं जाते थे, यहीं रहते थे। वो बेचारी वहां तकलीफ में रहती थी। पत्नी तक के वो सेकेंडरी रखा, प्राइमरी विधानसभा को रखा। आज उस आदमी की हालत कौन लोग कर रहे हैं? एक पढ़ाई नहीं है, छोड़ा है। पूरी बहस वाजपेयी जी आपके बारे में हो चुकी है। नहीं, कुछ करा गलत कर रहे हैं ये, मैंने तो बता दिया। मेरे साथ विदेश गए, ये इनको योग्य है, बहुत योग्य है। इनका नियम 300 जितना है। प्रमोद उतना तिवारी शायद जी, किसी को। आपको कांग्रेस पार्टी ने कभी अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिया यहाँ का? हमें वो तो अध्यक्ष रहे। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, सौगंध पूर्वक कितने साल? कसम खा के कह रहा हूँ, सौगंध मना कर दिया था इन्होंने। इन्होंने मना कर दिया था, इनको कहा गया था, मना कर दिया था। मैं बता रहा हूं, मैं कसम खा के कह रहा हूं, सौगंध पूर्वक कह रहा हूं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए मुझसे कहा गया। मैंने ये कहा कि संगठन में मैंने कभी काम नहीं किया है, क्योंकि संगठन में जो ज्यादा काम करते हैं उनकी हालत यही हो जाती है। तो मैंने ये कहा। नहीं, एक सेकंड, अरे आपने राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय काम किया, आपकी क्या स्थिति है? यही तो कह रहा हूं कि पार्लियामेंट्रियन मैं हूं। जब कभी पार्लियामेंट में मौका मिलेगा, मैं आज भी वहां जाऊंगा। यहाँ एंट्री, अब यहाँ विधानसभा लौट के नहीं आऊंगा, क्योंकि मोना जी यहाँ विधानसभा में बैठी हुई हैं। तो मेरा बड़ा फंडा क्लियर, मैं तो आज भी क्रीज पर हूँ। क्योंकि हमारा विषय ऐसा है, कौन जात हो, इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। वरना अगर हम देखें तो हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो हमें एक बराबरी और जिस समाजवाद की बात आप लोग कुछ विशेष कुछ ध्यान आया? एक लाइन केवल, जल्दी से एक लाइन ये कहनी है। जो बात मैंने पहले कही थी मनमोहन सिंह जी से लेकर मुलायम सिंह जी, मायावती जी और अखिलेश जी के संबंध में, वो बात कहने वाले आज ब्राह्मण की बात उनके मुंह से निकल रही, अच्छी नहीं निकल लग रही है। अब आपको लगे न लगे सर, बिल्कुल नहीं लग रही। पांडे जी, लोहिया को छोड़कर जो परशुराम पर आ गए, मनमोहन सिंह का जवाब तो मेरा। तो ये राजनीतिक अवसरवादिता नहीं तो और क्या है? देखिए, मैं एक चीज बता दूं, उस बयान को आज इन्होंने गिनाया 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया, ये कांग्रेस पार्टी गिना रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष हमने बनाए ब्राह्मण, केसीनाथ त्रिपाठी जी, रमापति राम त्रिपाठी जी, सूर्य प्रताप शाही जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। संगठन वाजपेयी जी, केसीनाथ जी, उनको बनाना हो तो संगठन, और मुख्यमंत्री बनाना हो तो इससे क्या मतलब है? तो छोड़िए। मैं दूसरी बात, ये हमारी पार्टी तय करेगी, आपके कहने में थोड़ी। मनमोहन सिंह जी की जो बात थी, वाजपेयी जी, डायरी फिर से पलटिए। उस पे उन्होंने कहा था कि उनका बयान है, निकलवा लीजिए आप अपने यहाँ लाइब्रेरी से। उन्होंने जो कुछ कहा था, खुद माइनॉरिटी हैं वो, ये लोग भूल जाते हैं, सिख भी माइनॉरिटी हैं। उन्होंने कहा था कि संसाधन पे माइनॉरिटी का अधिकार है, मुसलमानों का हक है। अरे भाई, अब वही तो कह रहा हूं, डायरी में कभी कभी गलत लिख जाता है, अल्पसंख्यक कहा था। दूसरा सुन लीजिए, दूसरा उन्होंने जो कहा था, बड़ी अच्छी बात कही। कभी कभी सेल्फ गोल, कल मोदी जी बोले हैं, कभी कभी अच्छा बोलते तो मैं रट लेता हूं उसको, लेता हूं। हाँ, अच्छा, काम आता है उन्हीं को समर्पित करता हूं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इन्होंने अभी कहा ना कि कश्मीरी का पलायन कांग्रेस की सरकार में हुआ, तो भूल रहे हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और उसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। और सुन लीजिए, अरे कश्मीर में उस परिस्थिति को पैदा करने वाले कांग्रेस के अलावा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने समस्या पैदा की थी और वो आज तक झेल रहा था। अब मोदी जी कश्मीर समस्या का स्थायी निदान और समाधान करने जा रहे हैं। अरे भैया, अब एक दिन कश्मीर पर भी विषय पर बहस कर लेंगे, लेकिन ये वाली बात क्लियर हो जाए।
भाजपा के समर्थन से चलने वाली वीपी विश्वनाथ सिंह की प्रताप सरकार सिंह के थी। सरकार में मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री थे, उस समय पलायन हुआ। जी पांडे जी, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि लोहिया की बात, समाजवाद की पार्टी की बात करने वाले, समाजवाद की बात करने वाले, आप शुरू में ही बोले हर धर्म, हर समुदाय, हर जात के लोग हमारे समर्थ, वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है। देखिए, यूपी में एक सच्चाई है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। बीएसपी भी लेकिन जो कोशिशें पहले 2007 में कर चुकी है सफलतापूर्वक 2007 में, उसमें उनके पास एक सतीश मिश्रा थे, एक चेहरा। आपके सतीश मिश्रा कौन है? दोनों सवालों का जवाब। देखिए, मैं जवाब समाजवाद से ब्राह्मण सम्मेलन तक आपकी ये कौन से रास्ते पे निकल पड़े? ये साइड इफेक्ट है क्या मोदी और योगी का? बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं, अगड़े पिछड़े दलित मुस्लिम सारे जाति धर्मों की पार्टी है। ब्राह्मण सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण सम्मेलन आज ब्राह्मण खुद हमको बुला रहा है। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज है वो खुद हमको बुला रहा है। आपके कार्यकर्ता नहीं आयोजित कर रहे? क्या बात कर रहे हैं? सरकार ने जितना जुल्म अत्याचार किया, पूरा ब्राह्मण समाज, मूर्ति लगा रहे हैं, पूरा ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हो गया, इसलिए तो परेशान है ये लोग। तय तो कर लीजिए सर, आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? क्लियर कीजिए। मैं बता, ब्राह्मण सम्मेलन आपकी पार्टी कर रही है? हम पिछड़ा सम्मेलन भी करते हैं। ये समाजवादी विचारधारा का अंग है क्या जाति का सम्मेलन करना? गुरुजी, हम बोल रहे हैं, हम सारे जातियों का सम्मेलन करते हैं, सारे धर्मों को मानते हैं। हम केवल ब्राह्मण की बात नहीं करते, हम अगले की बात भी करते हैं, दलित की बात भी करते हैं, पिछड़े की बात भी करते हैं, और समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश जी सर्वमान्य नेता हैं, हम सबके साथ चलें। दूसरी आपने बात की, बसपा में एससी मिश्रा जी थे, आज आप बता दीजिए 4.5 साल हो गया, अभी मैंने उनको सुना भी था आपके इसी मंच पर। 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में जितने ब्राह्मणों के जुल्म अत्याचार हुए, जितने लोग मारे गए, जितने लोग जेल में गए, जितनी जगह पर लोग सताए गए, किसी एक के दरवाजे वो या उनकी पार्टी गई हो तो बता दीजिए। इन 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में जहां भी जुल्म अत्याचार हुआ है, केवल समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता साथियों, नेताओं ने उनके दरवाजे पर जाकर न्याय मांगने से लेकर मदद करने तक का काम किया। दूसरी, आपने ब्राह्मण नेताओं की बात की, समाजवादी पार्टी, मेरा पहला प्रश्न समाजवाद पर था। समाजवाद आज कहां पहुंचा है कि ब्राह्मण सम्मेलन आप कर रहे हैं? जब आप ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं तो आप हथियार डालते हैं उनके एजेंडे के आगे। ऐसा कहीं आप नहीं है। महंगाई, कोविड, तमाम परेशानियों से हटाकर कहते हैं जाति चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बताइए, अभी कोरोना काल था, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों ने राहत सामग्री बांटने का काम उत्तर प्रदेश में किया है। बाप रे बाप। सबसे ज्यादा राहत सामग्री बांटने का काम पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा, जब कोविड आया है, लोगों को राशन पानी से लेकर दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन तक की व्यवस्था कराने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आपकी सरकार भी गायब थी, सर एक मिनट, हमारी पार्टी के नेताओं के सैकड़ों फोटो, सैकड़ों वीडियो हर जिले से आपको मिल जाएंगे। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी किस नेता ने राहत सामग्री बांटी? आपके भाजपा के तो विधायक और सांसद मंत्री ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। हम क्या भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करें? ऑक्सीजन के अभाव में, दवा के अभाव में आपके मंत्री मर गए, विधायक मर गए, बेड नहीं मिला। आपके भाजपा के सांसद, विधायक और कोविड सम्मेलन कर लेते ना। कोविड में रो रहे थे। अरे तो मैं यही कह रही हूँ, कोविड सम्मेलन कर लेते। उसके करने की कोई जरूरत नहीं, जनता जान रही है, जनता सच्चाई जान रही है। जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग परेशान हुए हैं, लोगों का उत्पीड़न हुआ है, लोग दवा और ऑक्सीजन के अभाव में मरे हैं। इसीलिए आज जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी को याद कर रही है, उनके कामों को याद कर रही है और पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। वक्त आ गया है। क्या कोविड, महंगाई, वाजपेयी जी आपकी सरकार को परेशान करेगी इस बार, या कुछ ना कुछ शमशान कब्रिस्तान कुछ लास्ट में ढूंढ लीजिएगा? मिल जाएगा। कोविड पर जितना बेहतर प्रबंधन योगी जी की सरकार ने किया, वर्तमान विपरीत परिस्थिति के होते हुए भी उसके समूचे विश्व में सराहना हुई, ये एक स्पष्ट तथ्य है। दूसरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति थी कि ऑक्सीजन की तैयारी नहीं थी। उसमें भी जो बेस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में था, प्रयास था, सरकार का प्रयास ईमानदाराना था। सर, दवाइयों और इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई है। एक मिनट सुन लो भैया, एक मिनट सुन लो। ये कुछ कंपनियों के उसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात उठा दी गई। बाद में आईसीएमआर ने भी कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोई प्रासंगिक नहीं था। मेरा इतना ही निवेदन है, एक वो दुखद अध्याय था, सरकार के प्रयास ईमानदाराना थे, सरकार के द्वारा किए गए काम भी जनता के हित में थे, और अब किसी परिस्थिति से निपटने के लिए सरकारी तंत्र, ऑक्सीजन और दवा और अस्पताल और बेड और पीकू और नीकू सब कुछ सक्षम तरीके से तैयार है।
जनता को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। इसलिए वो उस दुर्भाग्यपूर्ण महामारी और समूचे विश्व की महामारी, केवल हिंदुस्तान में नहीं, केवल यूपी में नहीं, और जो विकसित देश थे संसार के, उनमें भी डेथ टोल हमसे बहुत अधिक था, और वो डेथ टोल को रोकने में सफल नहीं हुए। इसलिए मैं ये कहूं कि हमने 100% सब काम कर लिया नहीं, लेकिन हमारे प्रयास ईमानदाराना थे, जनता के सामने हैं, जनता लेकिन आप तैयार नहीं थे। जल्दी से एक जवाब। बस एक बात करके मैं खत्म करूंगा। तैयार नहीं थे या थे? जिस देश का एक गांव का प्रधान भी इतना संयोजन कर लेता है, जिस देश का प्रधानमंत्री 9,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन अपने देश की कोरोना का सामना करने के लिए न रखे बल्कि दूसरे देशों को दे दे, वैक्सीन दूसरे देशों को दे दे, और मैं ऐतिहासिक भूल मानता हूं कोविड की। अगर ट्रंप का इंतजार न किया जाता उनकी चापलूसी के लिए, तो शायद कोविड इतना भयंकर रूप न धारण करता। और आखिरी बात मैं कह रहा हूं वाजपेयी जी, आखिरी बात कह रहा हूं कि ये इतना ही सच है कि भाजपा की सरकार ने यहां कोविड का अच्छा प्रबंध किया, जितना इनका वो बयान सच है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत इस देश में नहीं हुई।